हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी आप न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि जो अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक है वो क्रैश हो गया है, जिसके कारण क्या है कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा गिरावट रही और इसका असर जो है यूरोपियन मार्केट पर भी पड़ा, एशियन मार्केट पर भी पड़ा और इंडियन मार्केट पर भी पड़ा। तो अभी सबका यह सवाल है कि जो यूएस पर संकट आया है उसका असर क्या इंडियन मार्केट पर पड़ेगा। क्या इंडिया का मार्केट भी क्रैश हो जाएगा और स्पेशली जो इंडियन बैंक्स हैं वो क्रैश हो जाएंगे क्या। और दोस्तों आपको बता दूं 2008 के अंदर भी अमेरिका के अंदर ऐसी ही मंदी आई थी। उसके अंदर लेहमैन ब्रदर्स, वॉन्चोविया, वॉशिंगटन म्यूचुअल जैसे बड़े बड़े बैंक जो हैं वो डूब गए थे और उस टाइम 2008 के अंदर यूएस का स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया था, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ा था और काफी वर्ल्ड के मार्केट जो है क्रैश भी हो गए थे। तो अब जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर क्या वापस 2008 जैसी स्थिति बनेगी और क्या इसका इंडिया पर और इंडियन बैंक्स पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सीधे स्टॉक मार्केट के अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक जो है यूएस की 40 साल पुरानी कंपनी है। और देखिए जनरली बैंक का काम क्या होता है, बैंक क्या है कि पैसे जमा करता है, मतलब जो डिपॉजिटर होता है उसके पैसे जमा करता है, उसको कुछ ब्याज देता है और उसके अलावा फिर बैंक आगे क्या करता है कि जो पैसे जमा हुए हैं उसका यूज करता है या इन्वेस्ट करता है या आगे किसी को लोन देता है, मतलब ज्यादा ब्याज दरों पर लोन देता है। तो उसके बीच में जो कमाई होती है वो बैंक की कमाई कहलाती है। तो इस तरह से क्या है कि बैंक कमाता है, मतलब डिपॉजिटर पैसा जमा कराते हैं और आगे बैंक क्या है कि दूसरे किसी को जरूरत होती है उसको लोन देता है ज्यादा ब्याज दरों पर। बीच का डिफरेंस जो होता है ब्याज दरों का वो बैंक की कमाई होती है। अब क्या होता है कि जो साइकिल है अगर ये बैलेंस बना रहता है तो क्या है कि मामला सेट रहता है, मतलब डिपॉजिटर ने पैसे जमा कराए और आगे इसको लोन लेने वाला भी मिल गया, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पर उसको लोन लेने वाला भी मिल गया। तो ऐसा साइकिल अगर चलता रहता है तो बैंक स्टेबल रहता है। और सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर क्या है कि डिपॉजिट ज्यादा हो गया, मतलब जमा बहुत ज्यादा पैसा हो गया। और इस बैंक के अंदर जो ज्यादातर पैसे जमा होते हैं वो स्टार्टअप्स, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, टेक कंपनीज है, उनके पैसे ज्यादातर जमा रहते हैं। अब डिपॉजिट जो है ज्यादा हो गया तो उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि जो डिपॉजिटर है उनको इंटरेस्ट भी पे कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो ज्यादा पैसा जमा हो रखा था उसको बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। बॉन्ड्स क्या होता है कि फिक्स ब्याज दरों पर पैसे मिलते रहते हैं। तो बॉन्ड्स का भी लॉक इन पीरियड होता है, किसी का 5 साल किसी का 10 साल। तो इन्होंने 10 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर पैसे जमा कर दिए। तो पहले तो काम ठीक चल रहा था, फिर क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर अभी मंदी चल रही है तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने क्या कर दिया कि ब्याज दरें बढ़ा दी। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने जिस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था और फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट थी उससे कम इंटरेस्ट मिल रहा था सिलिकॉन वैली बैंक को, और फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो अब लोगों को क्या है कि जहां पर ज्यादा ब्याज मिलता है वहीं पर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने जिस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया था वहां पर इंटरेस्ट रेट कम थे तो उस बॉन्ड के जो भाव है वो गिरने लग गए। तो वो बॉन्ड के भाव गिरने लगे तो सिलिकॉन वैली बैंक को नुकसान होता गया। तो मतलब जो बॉन्ड्स उन्होंने खरीदे उसकी वैल्यू भी डाउन हो गई और इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो भी कम मिल रहा था। तो अब सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जिन जिन लोगों के पैसे जमा थे उसके अंदर जो मैक्सिमम अकाउंट थे वो बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब जो नए स्टार्टअप्स आते हैं या टेक कंपनीज होती है उनके ज्यादातर पैसे जमा थे, क्योंकि ये स्टार्टअप्स या टेक कंपनीज उनको सहूलियत बहुत ज्यादा देती थी, उनके लिए थोड़ा सुविधाजनक था सिलिकॉन वैली बैंक। तो पैसा भी ह्यूज अमाउंट के अंदर इसके अंदर जमा होता था, मतलब जो स्टार्टअप्स फंडिंग जुटाते थे, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वहां से फंडिंग जुटाते थे तो वो जमा कहां कराते थे, वो सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जमा कराते थे। तो ये जो पैसे जमा होते थे ये जरूरत पड़ने पर काम आते हैं, एम्प्लॉइज वगैरह की सैलरी देने के लिए काम आते रहते हैं। अब ये स्टार्टअप्स क्या होते हैं कि पैसे बार बार जुटाते रहते हैं, पर अभी आप देख रहे हैं कि 2021 के बाद से काफी मंदी चल रही है शेयर मार्केट के अंदर और उसके अलावा पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स के अंदर मंदी चल रही है। तो स्टार्टअप्स का हाल भी काफी बुरा है, जैसे पेटीएम का हाल देख लें तो काफी बुरा चल रहा है, मतलब ऐसे काफी स्टार्टअप्स हैं जिनका हाल काफी बुरा चल रहा है। तो जो एक्स्ट्रा फंडिंग मिलनी थी एक्स्ट्रा फंडिंग उनको नहीं मिल रही थी, तो अब स्टार्टअप्स को कैश की जरूरत थी सैलरी वगैरह पे करने के लिए। तो वो स्टार्टअप्स क्या है कि पैसे धीरे धीरे करके विड्रॉल कराते गए। तो शुरुआत के अंदर तो सिलिकॉन वैली बैंक को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर धीरे धीरे क्या है कि जो इनके कस्टमर्स थे वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉल कराने लग गए और इनके पास ह्यूज अमाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट होता था तो विड्रॉल भी ह्यूज अमाउंट के अंदर होने लगा। तो पहले तो वो जो विड्रॉल की रिक्वेस्ट थी वो पूरी कर पा रहे थे, फिर बाद में क्या हुआ कि उनको अपने एसेट्स बेच के कस्टमर को पैसे पे करने पड़े। तो ये न्यूज धीरे धीरे मार्केट में फैल गई और इश्यू जो है ज्यादा बढ़ता गया।
जिसके कारण क्या है कि बैंक जो है धीरे धीरे करके डूब गया और फ्राइडे को अगर देखा जाए तो 60% तक की गिरावट होगी इस शेयर के अंदर। और उससे पहले इसको बॉन्ड वगैरह भी लॉस के अंदर सेल करने पड़े थे। ये अब जो स्थिति आई है सिलिकॉन वैली बैंक की, क्या वापस 2008 जैसा क्रैश हो जाएगा यूएस का मार्केट, और इसका इफेक्ट क्या इंडियन मार्केट और इंडियन बैंक्स पर भी पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, जो 2008 के अंदर मंदी आई थी और लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक डूबे थे, तो लेमन ब्रदर्स उस टाइम चौथी सबसे बड़ी बैंक थी यूएस की। और लेमन ब्रदर्स का जो इन्वेस्टमेंट है या जो भी डिपॉजिटर थे वो डाइवर्सिफाइड थे, मतलब अलग अलग सेक्टर से थे, जिसके कारण क्या है कि इफेक्ट ज्यादा पड़ा। पर सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर क्या है कि जो ज्यादातर डिपॉजिटर है या जहां पर भी इसका इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर स्टार्टअप्स या टेक कंपनीज के अंदर है। तो इसका मैक्सिमम जो इफेक्ट होगा, अभी सिलिकॉन वैली बैंक जो डूबा है उसका मैक्सिमम इफेक्ट स्टार्टअप्स पर पड़ेगा या टेक कंपनीज पर पड़ेगा, जहां पर इसका इन्वेस्टमेंट है, जहां पर इसके डिपॉजिटर्स हैं। और देखा जाए तो उसका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। अगर डाइवर्सिफाइड हो जाता तो बहुत सारी कंपनीज पर इफेक्ट पड़ता, पर ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज के पास ही इसका इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिटर है, जिसके कारण क्या है कि ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरी कंपनीज पर। और मुझे लगता है यूएस गवर्नमेंट इसको संभाल भी सकती है, क्योंकि अभी जो सिलिकॉन वैली बैंक है यूएस की 16वीं सबसे बड़ी बैंक है। मतलब इससे पहले 15 बैंक्स और हैं। मतलब ये सिलिकॉन वैली बैंक जो है टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर नहीं आती है। और अभी इंडियन स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो पेटीएम है, शादी.com है, iCertis है, तो उन्होंने क्या है कि सिलिकॉन वैली बैंक से फंडिंग जुटाई हुई है, तो उन पर इफेक्ट होता हुआ हमें देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है। और पेटीएम के हाल तो पहले से ही बुरे हैं। और बाकी देखा जाए जो ये सिलिकॉन वैली बैंक है, जो इसका इफेक्ट हुआ है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडियन मार्केट से नहीं है, और उसके अलावा जो इंडियन बैंक्स हैं उनका भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मान लो यूएस का मार्केट जब भी गिरता है तो इंडियन मार्केट पर भी असर पड़ता है और बाकी सारे वर्ल्ड के मार्केट पर भी असर पड़ता है। और अगर मान लो यूएस का मार्केट क्रैश हो जाता है या यूएस के मार्केट पर इफेक्ट पड़ जाता है, तो इंडिया के मार्केट पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ये तो हो सकता है, पर ये जो इफेक्ट है ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि अपनी जो इंडियन कंपनीज है या इंडियन स्टॉक मार्केट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सिलिकॉन वैली बैंक से। तो क्या है कि उसका इफेक्ट ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है बैंक के शेयर जो है थोड़े दिन हमें गिरते हुए भी देखने को मिले। और अभी देखा जाए इंडियन बैंक्स की अगर बात करें, टॉप इंडियन बैंक एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, इनके रिजल्ट्स अभी काफी अच्छे आए हैं और फंडामेंटली ये कंपनियां जो है काफी स्ट्रांग भी चल रही है। तो इन पर ज्यादा इफेक्ट होते हुए लॉन्ग टर्म में नहीं देखने को मिलेगा। अगर मान लो शॉर्ट टर्म के अंदर गिरावट भी आती है तो क्या है कि ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका हो जाएगा, क्योंकि ये जो शेयर है बैंकिंग शेयर हमें सस्ते में मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यूएस मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो टेम्परेरी इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता है कि यूएस गवर्नमेंट जो है इस मामले को जल्दी ही सुलझा लेगी और 2008 जैसा क्रैश की स्थिति मुझे नहीं लगता कि बनेगी। और आपको क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्रैश जैसी स्थिति इसीलिए नहीं है क्योंकि सिलिकॉन वैली का जो ज्यादातर कनेक्शन है स्टार्टअप्स और टेक्स कंपनीज के अंदर है, और जो इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है। डाइवर्सिफाइड अगर होता तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे सेक्टर्स पर इफेक्ट पड़ता, पर डाइवर्सिफाइड नहीं है तो ज्यादा सेक्टर्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि स्टार्टअप्स जो हैं उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, जो अमेरिका के स्टार्टअप्स है या इंडिया के स्टार्टअप्स जहां से सीधा सिलिकॉन वैली बैंक का कनेक्शन है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।